नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 7 अप्रैल 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हमें डिस्कस करने हैं। देखो, इंडिया पाकिस्तान डायलॉग प्रोसेस से संबंधित जो आर्टिकल हैं इसमें कोई कॉन्क्रीट पॉइंट्स तो है नहीं। क्या हुआ है, पिछले 1 महीने में ऐसा लग रहा था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच डायलॉग फिर से स्टार्ट हो सकता है। बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हुई थी, जैसे फरवरी में LOC पर सीज फायर एग्रीमेंट को फिर से रिवाइव किया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा एक पत्र लिखा गया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को, और इमरान खान ने उस पत्र का जवाब भी दिया। इसी बीच एक खबर आई कि पाकिस्तान फिर से अब इंडिया से कॉटन और शुगर को इंपोर्ट करेगा। देखो, लेकिन इसके बाद एकदम से पाकिस्तान की सरकार ने स्टेटमेंट दी कि नहीं, जब तक इंडिया आर्टिकल 370 के स्टेटस को रिस्टोर नहीं कर देता है जम्मू एंड कश्मीर में, इंडिया के साथ ट्रेड नहीं होगा, ऐसा पाकिस्तान ने बोला। मतलब पाकिस्तान की सरकार ने यू टर्न ले लिया। और वैसे देखो, आपको हंसी आएगी, पाकिस्तान में कॉमर्स मिनिस्ट्री किसके पास है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के ही पास है। यानी इमरान खान जो प्रधानमंत्री है ना पाकिस्तान के, कॉमर्स मिनिस्ट्री उन्हीं के पास है। तो पहले जो डिसीजन लिया गया था ना, वो इन्होंने ही अप्रूवल दिया था। यानी इमरान खान ने ही पहले अप्रूवल दिया था कि इंडिया से शुगर और कॉटन को इंपोर्ट कर लिया जाए। लेकिन बाद में जब पाकिस्तान की सरकार ने यू टर्न लिया तो उन्होंने डिफेंड किया कि पहले मैं सोच रहा था सिर्फ कॉमर्स मिनिस्ट्री होने के नाते, लेकिन जब कैबिनेट में ये फैसला आया तब मैंने सोचा प्रधानमंत्री होने के नाते तो मैं 2 अलग अलग ढंग से सोचता हूँ। पहले मैं कॉमर्स मिनिस्टर होने के नाते सोचता हूँ, फिर मैं प्रधानमंत्री होने के नाते सोचता हूँ। ऐसा उन्होंने डिफेंड किया कि यू टर्न लिया क्यों है। खैर, आर्टिकल में ये कहा जाता है, जब देखो पाकिस्तान की सरकार ने ये यू टर्न लिया, इंडिया ने कोई खास स्टेटमेंट दी नहीं। अदरवाइज तो इंडिया इस प्रकार की स्टेटमेंट देता है कि 370 जो है वो इंडिया का इंटरनल इशू है, आप कैसे बीच में बोल सकते हो। ऐसा इंडिया ने कुछ नहीं बोला। इससे पता लगता है कि कहीं ना कहीं बैक चैनल टॉक्स जो है वो अभी भी हो रही हैं, और उम्मीद तो यही की जाती है कि जल्द ही दोनों देश बातचीत करें, कनेक्टिविटी इंक्रीज हो, ताकि साउथ एशिया में प्रोस्पेरिटी आए और पाकिस्तान आतंकवाद पे लगाम लगाए। तो ये कुछ खास पॉइंट्स इस आर्टिकल से निकल के आते नहीं हैं। ये 2 जो आर्टिकल हैं ये इंपॉर्टेंट है, इनको डिस्कस करेंगे। और तीसरे नंबर पे एक गवर्नेंस का, NGO का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्लाइमेट जस्टिस से संबंधित है। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। देखो, इससे पहले हम ये पूरा इशू डिस्कस करें, कुछ टर्म्स का मतलब आप जान लीजिए ताकि पूरा इशू आपको आसानी से समझ में आए। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, क्लाइमेट जस्टिस के बारे में अगर आपको लिखना हो तो आंसर में आप क्या लिखोगे? मतलब लिखने के लिए डेफिनेशन क्या होनी चाहिए क्लाइमेट जस्टिस की? देखो, क्लाइमेट जस्टिस एक टर्म है, या फिर यूं कहें एक मूवमेंट है जो एक्नॉलेज करती है कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग ये सिर्फ देखो इन्वायरमेंटल इशू नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का काफ़ी तरह का इम्पैक्ट होता है अंडर प्रिविलेज्ड पॉपुलेशन पे। अंडर प्रिविलेज्ड पॉपुलेशन मतलब वंचित समाज, जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेम नहीं है बाकी मेजॉरिटी लोगों की तरह, जिनके पास बेसिक एमिनिटीज उपलब्ध नहीं है, ऐसे लोगों को कहा जाता है अंडर प्रिविलेज्ड पॉपुलेशन, यानी वंचित समाज। तो ऐसे लोगों पर क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का सोशल इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, उनकी पब्लिक हेल्थ पर इम्पैक्ट और काफ़ी तरह का दूसरा एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है, यानी नेगेटिव असर पड़ता है। तो ये क्लाइमेट जस्टिस के बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये सिर्फ इन्वायरमेंटल इशू नहीं है, काफ़ी तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का अंडर प्रिविलेज्ड पॉपुलेशन पर। अब 2 टर्म्स हैं, आप मुझे ये बताइए, नेट जीरो और जीरो कार्बन, दोनों टर्म्स के बीच में क्या डिफरेंस है? देखो, नेट जीरो टर्म का मतलब ये है एक डेट, फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2050। इससे पहले अगर कोई देश कहता है कि 1 जनवरी 2050 से पहले हम नेट जीरो टारगेट को अचीव कर लेंगे, इसका मतलब ये है कि वो देश 1 जनवरी 2050 के बाद जितना कार्बन प्रोड्यूस करेगा उतना ही एब्जॉर्ब कर लेगा। तो नेट जो कार्बन एमिट होगा वो जीरो होगा। और दूसरी तरफ जीरो कार्बन टर्म का मतलब ये है कि बिल्कुल कार्बन एमिट ही ना हो। समझ गए? इसमें तो है कि बैलेंस हो जाएगा, थोड़ा बहुत हम
अगर एमिट करेंगे तो उतना ही एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होगी, उतने ही ज़्यादा हम पेड़ उगा देंगे या फिर दूसरे तरीके अपनाएंगे। जीरो कार्बन मतलब कार्बन हम बिल्कुल भी एमिट ही नहीं करेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे कार्बन एमिट हो। तो ये दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस है। अब देखो हुआ क्या है, चूंकि ग्लोबल वार्मिंग पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से हो रही है, तो वेरियस देशों की गवर्नमेंट्स के ऊपर प्रेशर है, वेरियस एनजीओज का, सिविल सोसाइटी के लोगों का, उनकी देश की जनता का, कि आप जल्द से जल्द कुछ कीजिए क्लाइमेट चेंज की समस्या को एड्रेस करने के लिए। तो विभिन्न देशों की जो गवर्नमेंट्स हैं अब धीरे धीरे करके एक साल डिसाइड कर रही हैं, ईयर डिसाइड कर रही हैं कि इस साल से पहले पहले हम इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रकार का डेवलप करेंगे कि हमारे देश से नेट जीरो कार्बन एमिट होगा, मतलब जितना कार्बन एमिट होगा उतना ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो कई सारे देशों ने ये टारगेट्स रख दिया है, जैसे स्वीडन ने टारगेट रखा है 2045 का, 2045 तक हम नेट जीरो टारगेट को अचीव कर लेंगे। फ्रांस ने 2050 का, ऐसे ऐसे करके कई सारे देशों ने कानून बना दिया है, कई सारे देशों ने पॉलिसी बनाई है, कई सारे देश अभी विचार कर रहे हैं। इवन चाइना ने भी इसी प्रकार का एक टारगेट रख दिया है, लेकिन इंडिया ने अभी तक ऐसा कोई टारगेट नहीं रखा है। इंडिया के ऊपर अभी काफ़ी प्रेशर है, मतलब कई सारे इंटरनेशनल एनजीओज ऐसे हैं जो इंडिया पर प्रेशर डाल रहे हैं कि भैया आप भी तो इस प्रकार का कोई टारगेट रखिए ना कि 2050 से पहले आप नेट जीरो कार्बन को एमिट करोगे। आपने तो अभी तक कुछ टारगेट रखा ही नहीं। तो उसी संदर्भ में ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है कि क्या इंडिया को भी ऐसा टारगेट रखना चाहिए या फिर नेट जीरो कार्बन का टारगेट अभी इंडिया को नहीं रखना चाहिए। वैसे देखो, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में इंडिया ने जो कमिटमेंट्स की थी, उन कमिटमेंट्स को पूरा करने की दिशा में इंडिया काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी पे हम काफ़ी फोकस कर रहे हैं। तो 2030 आते आते अपनी पेरिस क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट्स को तो इंडिया पूरा कर लेगा, लेकिन बात इस प्रकार के टारगेट को रखने की है कि आप नेट जीरो कार्बन टारगेट को कब अचीव करोगे और आपका टारगेट है क्या, कौन सा साल। अब यहां पर मेन इशू पता क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको पूरा इशू समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये गांव है, गांव में 50 परिवार रहते हैं और गांव के आसपास पेड़ हैं, मतलब जंगल हैं गांव के आसपास। तो 50 में से 45 परिवारों ने देखो गांव के आसपास के जंगल को खूब काटा, पेड़ काट काट के अपना लकड़ी का घर बना लिया, फर्नीचर बना लिया, जो घोड़ा गाड़ी होती है वो भी लकड़ी से बना ली, मतलब खूब पेड़ों को काटा, खूब लकड़ी का इस्तेमाल हुआ। लेकिन बचे हुए जब 5 परिवार थे जिनका बेचारों का घर भी नहीं था, जब ये प्लान कर रहे थे कि हम पेड़ काटेंगे, तो पूरा गांव जो है वो ये डिसाइड कर लेता है कि नहीं, आसपास के जो जंगल हैं वो बहुत ज़्यादा कट चुके हैं, इससे बाढ़ आने का खतरा है, इसलिए और पेड़ नहीं काटेंगे। तो ये 5 परिवार जो बचे हुए हैं, जिन्होंने अभी तक अपना घर भी नहीं बनाया, ये तो बोलेंगे ना कि भैया थोड़े बहुत तो काटने दीजिए, कम से कम हम हमारा थोड़ा सा घर तो बना लें, क्योंकि आपने तो सारा जंगल काट दिया, अब उससे बाढ़ का खतरा पैदा हुआ है, हमने तो कुछ किया भी नहीं। वही बात इंडिया के साथ में है। देखो, पास्ट में वेस्टर्न कंट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया और चाइना में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका है, खूब इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना ने डेवलप किया है। जब इन देशों ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है, इंडिया में अर्बनाइजेशन अब तेजी से हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना स्टार्ट हुआ है, तब जाके सभी बोल रहे हैं कि आप नेट जीरो का टारगेट अचीव कर लीजिए। इससे तो फिर इंडिया डेवलप कर नहीं पाएगा ना, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया डेवलप नहीं कर पाएगा। तो इंडिया का ये मानना है कि आप हमें दूसरे देशों की तरह कैसे ट्रीट कर सकते हो, हमने तो अभी अभी डेवलपमेंट की जर्नी हमारी स्टार्ट की है। आपके देश में तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है, आपके देश में पूरा डेवलपमेंट आ चुका है। आप ये डेटा भी देखिए, इंडिया में अभी टोटल एमिशन पता कितना होता है, सिर्फ 3%। वर्ल्ड के टोटल एमिशन का सिर्फ 3% इंडिया में होता है। यूएसए में वर्ल्ड के टोटल एमिशन का होता है 26% और चाइना में वर्ल्ड के टोटल एमिशन का होता है 13%। तो इंडिया 4th लार्जेस्ट एमिटर है। लेकिन देखो, इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है ना, ये एक रीज़न है कि इंडिया 4th लार्जेस्ट एमिटर है। अदरवाइज पर कैपिटा एमिशन इंडिया में काफ़ी कम है। यूएसए में जितना पर कैपिटा एमिशन है ना, उसका 1/8 है इंडिया में पर कैपिटा एमिशन।
और चाइना में टोटल जितना पर कैपिटा एमिशन है ना, एक व्यक्ति एवरेज कितना एमिट करता है चाइना में, उसका 1/3 इंडिया में एमिट करता है। हाल ही में यूएन की एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि वर्ल्ड में देखो टॉप 1% जो अमीर लोग हैं ना, वो 2 गुना ज़्यादा कार्बन एमिट करते हैं किनसे, जो बॉटम के 50% पॉपुलेशन है। एग्जाम्पल, अगर वर्ल्ड में टोटल जनता ही 100 है तो 1% अमीर लोग यानी टॉप 1% यानी सबसे ज़्यादा जो अमीर व्यक्ति है वो 2 गुना ज़्यादा कार्बन एमिट करेगा नीचे के जो 50 लोग हैं उनसे, ये कहा यूएन ने। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ग्लोबल ट्रेंड हमें ये बताता है अर्बनाइज्ड वर्ल्ड में यानी शहरों में मिडिल क्लास की जो डिमांड है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर की, मोबिलिटी यानी ट्रांसपोर्ट की, बिल्डिंग्स, डाइट, इनसे 2/3 एमिशन होता है। फिर से बोलता हूं, मिडिल क्लास की जो डिमांड है ना अर्बनाइज्ड वर्ल्ड में इन सब चीज़ों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मोबिलिटी के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, डाइट्स के लिए, तो इनसे 2/3 एमिशन प्रोड्यूस होता है। अब सीमेंट, स्टील, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इनका तो कोई अल्टरनेटिव अवेलेबल है नहीं, इनको तो कंज्यूम करना ही होगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। अब दिक्कत यही है जो हमने पहले डिस्कस किया, वेस्टर्न कंट्रीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है, वो काफ़ी सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे थे, तो उन्होंने तो अपना जितना कार्बन एमिट करना था वो कर दिया। लेकिन अब इंडिया की बारी आई है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की, तो इंडिया तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा ना। और इंफ्रास्ट्रक्चर का तो देखो डिफाइनिंग रोल है ह्यूमन बींग्स की वेलबींग में, उस देश की डेवलपमेंट में, लोगों की वेलफेयर में। कैसे देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो बिजनेस करना आसान होता है, एक स्थान से दूसरा स्थान पर जाना आसान होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, डिमांड क्रिएट होगी, बहुत सारे फायदे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलप होने के। इसके बाद आर्टिकल में क्लाइमेट चेंज से संबंधित नेगोशिएशंस में ये जो देखो लॉन्गर टर्म गोल्स निर्धारित करने की बात हो रही है कि 2050 या फिर 2045 टारगेट रखिए कि आप नेट जीरो टारगेट को अचीव कर लोगे। राइटर कहते हैं देखो, इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब इतने लंबे टारगेट्स रख दिए जाते हैं बिना किसी स्ट्रेटजी के, बिना किसी फ्रेमवर्क के, तो फिर उस टारगेट को कोई अचीव करता नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री अगर इस टारगेट को रख भी दे कि हाँ 2050 से पहले हम नेट जीरो टारगेट को अचीव कर लेंगे, भैया ट्रांसपोर्ट सेक्टर से इतना एमिशन होता है, उसके लिए अगर आपको उस एमिशन को कम करना है तो देखो अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए। अब ये टेक्नोलॉजी डेवलप कंट्रीज़ के पास है, डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है नहीं कि वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से बिल्कुल ही एमिशंस को ख़त्म कर दें। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसको टैकल करने के लिए आपको स्ट्रेटजी चाहिए। सिर्फ टारगेट रखने से कुछ नहीं होगा कि हाँ 2050 का टारगेट रख लिया तो काम पूरा हो गया। स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट है उसको अचीव करने के लिए। इसके बाद लास्ट में वे फॉरवर्ड में आर्टिकल में कहा जाता है कि क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस में इंडिया को कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करना चाहिए। जैसे देखो, मीट की कंजम्पशन की वजह से वर्ल्ड में 1/3 एमिशन होता है, यानी टोटल जितना ग्लोबल एमिशन होता है उसका 1/3 तो सिर्फ मीट की कंजम्पशन की वजह से होता है। इवन देखो, कोल से जितना एमिशन होता है ना, उससे भी ज़्यादा एमिशन मीट की कंजम्पशन से होता है। बट इंडियंस काफ़ी कम मीट कंज्यूम करते हैं। इंडिया में पर कैपिटा मीट कंजम्पशन सिर्फ 4 kg है, जबकि यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ में पर कैपिटा मीट कंजम्पशन है 68 kg पर पर्सन। और यूएसए में तो ये 2 गुना है। यूएसए में तो 1/3 जो फूड है वो हाउस होल्ड्स के द्वारा वेस्ट कर दिया जाता है। और ट्रांसपोर्ट एमिशन टोटल ग्लोबल एमिशन का 1/4 है। और ट्रांसपोर्ट एमिशन का जो कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड के टोटल एमिशन में वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ट्रांसपोर्ट एमिशन ग्लोबल एजेंडा पर नहीं है, यानी इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है ज़्यादा। इसके बाद कोल का पॉइंट आता है। इंडिया में कोल के देखो अच्छे खासे रिजर्व्स हैं और अभी इंडिया में कोल का इस्तेमाल भी अच्छा खासा होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन यूएसए में कोल का इस्तेमाल इंडिया से भी 2 गुना होता है। बट इंडिया के ऊपर प्रेशर है कि इंडिया कोल के यूज़ को कम से कम करे। इंडिया लेकिन फोकस कर रहा है कोल के बजाय ऑयल के यूज़ को एलिमिनेट किया जाए और ऑयल की जगह रिन्यूएबल एनर्जी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए व्हीकल्स में।
या फिर हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाए एज ए फ्यूल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। लेकिन इसके लिए अभी हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है, तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन का होना ज़रूरी है इस मामले में। तो ये हमने कुछ वे फॉरवर्ड के पॉइंट्स डिस्कस किए। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल साइबर अटैक से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। कंटेक्स्ट देखो ये है, हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी कि चाइनीज स्पॉन्सर्ड हैकर्स के द्वारा मुंबई पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर साइबर अटैक हुआ। इस बारे में हमने आर्टिकल्स भी डिस्कस किए थे। अब देखो, इस साइबर अटैक से काफ़ी क्वेश्चंस निकल के आते हैं। वैसे ये नॉन काइनेटिक स्ट्राइक था। काइनेटिक स्ट्राइक तो वो होता है ना कि जैसे चाइना की मिलिट्री ने कोई बम धमाका किया हो इंडिया के ऊपर, या फिर कोई गोलियां दागी हो बॉर्डर पर, वो काइनेटिक स्ट्राइक है। ये नॉन काइनेटिक स्ट्राइक है। चाइना में बैठे बैठे साइबर हैकर्स ने इस टेरर अटैक को अंजाम दिया। तो क्वेश्चन ये है कि किन कंडीशंस में और कब ये माना जाएगा कि किसी देश की तरफ से ये जो नॉन काइनेटिक स्ट्राइक है वो हमारे देश के ऊपर अटैक है। समझ गए? कहने को ये नॉन काइनेटिक स्ट्राइक है, किसी प्रकार का बम या फिर गोली नहीं दागी गई है, मिसाइल नहीं दागी गई है, लेकिन क्या इसे अटैक माना जाएगा इंडिया के ऊपर या फिर नहीं माना जाएगा? माना जाएगा तो किन कंडीशंस में माना जाएगा, कब माना जाएगा? और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, जो इंटरनेशनल रूल्स ऑफ सेल्फ डिफेंस हैं उनमें देखो बकायदा बताया गया है कि कब कोई देश सेल्फ डिफेंस में क्या कर सकता है। लेकिन अगर किसी देश के ऊपर साइबर अटैक होता है तो क्या इसके रिस्पॉन्स में वो सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ करता है, तो क्या वो लीगल होगा या फिर इलीगल होगा, ये अभी क्लियर नहीं है। क्योंकि देखो, जब इंटरनेशनल रूल्स ऑफ सेल्फ डिफेंस ड्रा किए गए थे तो उस समय साइबर स्पेस तो इतना डेवलप ही नहीं था ना। तब तो ये सोचा ही नहीं गया था कि कोई एक देश दूसरे देश के ऊपर साइबर अटैक भी करेगा। तो क्वेश्चन ये भी उठता है, कब मान लीजिए चाइना इंडिया के ऊपर साइबर अटैक करता है तो इंडिया रिस्पॉन्स कैसे देगा? क्या इंडिया उसका जवाब सिर्फ साइबर अटैक से दे सकता है, या फिर इसका जवाब इंडिया काइनेटिक स्ट्राइक से भी दे सकता है? काइनेटिक स्ट्राइक मतलब चाइना ने किया साइबर अटैक और इंडिया ने मिसाइल लॉन्च कर दी चाइना के ऊपर में। क्या ये जायज है इंटरनेशनल रूल्स के अकॉर्डिंग या फिर जायज नहीं है? और दूसरा देखो, जब पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि बॉर्डर पर आतंकवादी बहुत ज़्यादा इकट्ठे थे, वो इंडिया में स्ट्राइक करने के लिए तैयार थे, तो इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया, यानी दूसरे देश में घुस के नॉन स्टेट एक्टर्स के ऊपर वार किया। तो क्या साइबर अटैकर्स के संदर्भ में भी इंडिया ऐसा कर सकता है? प्री एम्प्टिव स्ट्राइक इसे कहते हैं, कि इससे पहले कि आपका दुश्मन आप पे वार करे, आप पहले ही उस दुश्मन पे वार कर देते हो, दूसरे देश की सीमा पे जाके करते हो, तो ये सर्जिकल स्ट्राइक होता है। जैसे अब तो देखो, आतंकवादी थे, मान लीजिए इंडिया को पता लगता है कि पाकिस्तान में या फिर चाइना में बैठे कुछ साइबर अटैकर इंडिया के ऊपर अटैक करने वाले हैं, तो क्या इंडिया पहले से ही पाकिस्तान और चाइना में बैठे उन साइबर अटैकर्स को नुकसान पहुंचा सकता है? क्या ये जायज होगा? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब हमें खोजना होगा। इसके बाद आर्टिकल में डेफिनेशन की बात की जाती है। देखो, 1863 की एक कोड है, लीबर कोड ऑफ 1863। ये कोड डिफाइन करती है कॉम्बेटेंट को। कॉम्बेटेंट मतलब युद्ध में इन्वॉल्व सैनिक। ये कोड डिफाइन करती है कि जब भी कोई सोवरेन पावर मतलब कोई देश मैन को हथियार दे देता है, डेफिनेशन पैट्रियार्कल है, मैन या फिर वुमेन को हथियार दे देता है और वो सोल्जर विश्वसनीयता की शपथ लेता है, तो वो कॉम्बेटेंट बन जाता है और ये सारे कॉम्बेटेंट मिलकर रेगुलर्ड आर्म्ड फोर्स बनाते हैं उस देश की। ये कोड है लीबर कोड ऑफ 1863। इसके बाद 1899 में हेग कन्वेंशन आई थी जो फर्दर क्लैरिटी लेके आई रेगुलर फोर्स के बारे में। 4 पॉइंट्स दिए गए थे हेग कन्वेंशन में। पहला पॉइंट देखो, फोर्स को कमांड किया जाता हो किसी पर्सन के द्वारा और सबऑर्डिनेट्स जो हैं वो उसके लिए वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे इंडियन आर्मी में हायरार्की है और सीनियर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं सबऑर्डिनेट्स के एक्ट्स के लिए। दूसरा पॉइंट, उस फोर्स को आप दूर से ही पहचान सको, जैसे इंडियन आर्मी को देखो दूर से ही पहचाना जा सकता है, उस फोर्स का अलग से एक एम्बलम यानी प्रतीक हो। तीसरा पॉइंट, वो फोर्स ओपनली हथियार कैरी करे। तीसरा, फोर्स ऑपरेशंस कंडक्ट करे और वार के लॉज एंड कस्टम्स जो हैं उनके अकॉर्डिंग।
तो ये सारे अगर फीचर्स फुलफिल होते हैं तो कोई भी फोर्स रेगुलर फोर्स कहलाएगी। अब देखो दिक्कत ये है, साइबर अटैक जिनके द्वारा अंजाम दिया जाता है वो तो यूनिफॉर्म पहनते नहीं है, वो तो सिविलियंस भी हो सकते हैं। जैसे इस्टोनिया एक देश है, इस्टोनिया के ऊपर अटैक हुआ था 2007 में, और उस अटैक की वजह से तो पूरा दंगे फैल गए थे, बैंक सिस्टम कोलैप्स हो गया था, जो न्यूज़पेपर्स हैं वो आर्टिकल पब्लिश नहीं कर पा रहे थे, और वो साइबर अटैक तो किसी कॉम्पिटेंट के द्वारा तो किया नहीं गया था। समझ गए ना मतलब। दूसरा पॉइंट, जो ये साइबर अटैकर्स होते हैं वो ओपनली हथियार भी नहीं कैरी करते हैं। हेग कन्वेंशन क्या कहती है कि फोर्स जो है वो ओपनली हथियार कैरी करे, लेकिन साइबर अटैकर्स ओपनली हथियार कैरी नहीं करते हैं, उनका हथियार तो एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट, कई बार देखो इन साइबर अटैकर्स का कोई लीडर भी नहीं होता, ये इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं, कई बार तो ये सिर्फ फन के लिए ऑपरेट करते हैं। तो फिर ये जो हेग कन्वेंशन की 4 कंडीशंस हमने डिस्कस की ये तो फुलफिल होती नहीं है ना, तो इसके अकॉर्डिंग तो फिर ये साइबर जो अटैकर्स हैं, चाहे बेशक चाइना की सरकार के द्वारा सपोर्टेड हों, वो चाइना की रेगुलर फोर्स में नहीं आएंगे। तो फिर से क्वेश्चन खड़ा होता है, क्या कोई देश जब अपने सिविलियंस को इजाज़त देता है कि कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल कीजिए दूसरे देश के ऊपर टेरर अटैक को अंजाम, साइबर अटैक को अंजाम देने के लिए, तो क्या ये वार के लॉज का वायलेशन नहीं होगा जो कि चाइना अभी कर रहा है? दूसरा, और अगर इन लोगों को, अगर इन सिविलियंस को जिन्होंने किसी देश की सरकार ने इजाज़त दी है कि कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल कीजिए दूसरे देश के ऊपर साइबर अटैक को अंजाम देने के लिए, अगर इनको कॉम्बेटेंट माना जाता है, यानी युद्ध में इन्वॉल्व सैनिक माना जाता है, तो क्या फिर टारगेट कंट्री के पास राइट है सेल्फ डिफेंस का? देखो इंडिया के बारे में आप देख लीजिए, इंडिया का स्टैंड क्या है। इंडिया का स्टैंड तो वही है जो इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक अंजाम देते वक्त बोला था कि एक स्टेट जो है उसके पास आज़ादी है कि वो प्री एम्प्टिव स्ट्राइक को अंजाम दे सके अगर उसे लगता है कि एक इमिनेंट आर्म्ड अटैक होने वाला है नॉन स्टेट एक्टर से, किसी तीसरे स्टेट की धरती से। मान लीजिए थर्ड स्टेट जो है वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की धरती से कोई नॉन स्टेट एक्टर यानी आतंकवादी जो ग्रुप है वो इंडिया के ऊपर आर्म्ड अटैक करने वाला है, तो इंडिया के पास ऑप्शन है प्री एम्प्टिव स्ट्राइक का, यानी इंडिया पहले से ही उस ग्रुप को खत्म करने के लिए स्टेप उठा सकता है जो कि इंडिया के ऊपर जल्द ही टेरर अटैक को अंजाम देने वाला है। तो इंडिया का ये स्टैंड है। बेशक देखो इंडिया ने अपने स्टैंड में आर्म्ड अटैक वर्ड का इस्तेमाल किया है। साइबर अटैक से देखो कोई जरूरी नहीं कि आर्म्ड अटैक से तो डायरेक्टली लोगों की डेथ हो सकती है, लेकिन साइबर अटैक से कोई जरूरी नहीं कि सीधा सीधा उसी समय लोगों की डेथ हो, लेकिन इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकती है साइबर अटैक से कि धीरे धीरे लोगों की जान जा सकती है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट करने से पूरे देश की इकोनॉमी पे असर पड़ता है, बहुत से लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं, तो तबाही बहुत ज़्यादा मचती है साइबर अटैक से। कंक्लूजन में कहा जाता है कि देखो इंटरनेशनल एक्शन जो है इस प्रकार के हैकर्स के अगेंस्ट पहले तो ज़्यादा हुआ नहीं करते थे, सिर्फ सैंक्शंस लगा दिए जाते थे ऐसे ऐसे लोगों पर जो साइबर अटैक को अंजाम देते हैं। लेकिन 2014 में पहली बार यूएस ने फॉरेन नेशनल्स यानी 5 चाइनीज हैकर्स के अगेंस्ट क्रिमिनल एक्शंस को इनिशिएट किया। क्वेश्चन ये उठता है कब तक ऐसा चलेगा? क्या कभी ऐसा भी दिन आ सकता है जब इस प्रकार के साइबर अटैक्स के लिए कोई देश काइनेटिक रिटालिएशन भी करेगा, यानी मिसाइल भी दाग देगा या फिर बॉर्डर पर गोली और बारूद से उसका जवाब देगा? इसलिए इंडिया को अपना स्टैंड क्लियर कर देना चाहिए यूएन में कि इस चीज़ को देखो ग्लोबली रेगुलेट करना जरूरी है अच्छे से। इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पर ध्यान दे क्योंकि साइबर अटैक की जो घटनाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। एक एरिया फॉर्मूला मीटिंग है, ये इनफॉर्मल मीटिंग होती है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स की, इसमें सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं वो भी इनवाइट किए जा सकते हैं। तो इस मीटिंग में हाल ही में इस इशू पर डिस्कशन हुआ था लेकिन कुछ खास निकल के नहीं आया। ये इसलिए बता दिया क्योंकि प्री में इस पे क्वेश्चन पूछ लिया कि ये जो एरिया फॉर्मूला मीटिंग है ये किससे संबंधित है, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से संबंधित है। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया साइबर सिक्योरिटी से संबंधित। इसके बाद अगला हम एनजीओ के बारे में एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। जैसा शुरुआत में मैंने आपको बताया था आज आर्टिकल्स कम हैं
तो एनजीओ से संबंधित एक टॉपिक कंप्लीटली हम डिस्कस कर लेते हैं। सिविल सोसाइटी जब स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज हो जाती है और स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने लगती है तो वो शक्ल ले लेती है एनजीओ की। अगर डेफिनेशन की बात करें जो आपको लिखनी है एग्जाम में, वर्ल्ड बैंक देखो एनजीओ को इस प्रकार से डिफाइन करता है। एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपनी एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करता है गरीब लोगों की सफरिंग, यानी गरीब लोग जो सफ़र करते हैं उस सफरिंग को कम करने के लिए, गरीब लोगों के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, बेसिक सोशल सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए और कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए। तो ये सब काम डिफाइन किए गए हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा एनजीओ की डेफिनेशन में। एनजीओ देखो एक नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन होती है जो कि इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती है। मतलब बेशक गवर्नमेंट काफ़ी बार फंड प्रोवाइड करती है एनजीओ को ताकि एनजीओ अपनी एक्टिविटीज़ को कैरी आउट कर सकें, लेकिन इंटरफेरेंस नहीं रहती गवर्नमेंट की एनजीओ के अंदर, कम से कम पेपर्स में। वो बात अलग है कि काफ़ी बार अधिकारी ये डिसाइड करते हैं कि कौन से एनजीओ को पैसा देना है, कौन से एनजीओ को नहीं देना है, तो वो एनजीओ की वर्किंग को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन कम से कम पेपर्स में जो एनजीओ हैं वो गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट होकर काम करते हैं और ह्यूमैनिटेरियन पर्पस के लिए काम करते हैं एनजीओ। देखो एनजीओ को ओपन करने के लिए किसी फॉर्मल रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है। आप लोग भी एनजीओ ओपन कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इनकम टैक्स एक्ट से एग्जम्पशन चाहिए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट से यानी एफसीआरए एक्ट से एग्जम्पशन चाहिए, तो आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा अपने एनजीओ को सरकार के पास से। समझ गए? यानी कोई भी एनजीओ ओपन कर सकता है, रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब एनजीओ को फंड्स प्राप्त करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट से और एफसीआरए एक्ट 2010 से एग्जम्पशन चाहिए तो उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा अपने आप को सरकार के पास। तो एनजीओ के बेसिक कंसेप्ट को आप यहाँ पे समराइज कर सकते हो। एनजीओ इज इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो सरकार से इंडिपेंडेंट होकर काम करती है, लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड। वो बात अलग है, अगर एफसीआरए एक्ट से और आईटी एक्ट से एग्जाम्पशन नहीं चाहिए तो रजिस्ट्रेशन करवाने की भी आवश्यकता नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, सोशल जस्टिस डेवलपमेंट यानी ह्यूमैनिटेरियन पर्पस के लिए एनजीओ काम करते हैं, मानवता की भलाई के लिए। पब्लिक इंटरेस्ट उनका ऑब्जेक्टिव होता है, एम होता है, और वो नॉन स्टेट एंड नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। उनका एम ये नहीं होता कि प्रॉफिट कमाना, और वो स्टेट का पार्ट नहीं होती। तो ये एनजीओ का बेसिक कंसेप्ट है। हमारे देश में देखो काफ़ी सारे ऐसे आर्टिकल्स या फिर पार्ट्स हैं जो वॉलंटरी सेक्टर से संबंधित प्रोविजंस को बयां करते हैं। हमने सिविल सोसाइटी के दौरान भी डिस्कस किया था। जैसे हमारे संविधान का आर्टिकल 19(1)(c) ये कहता है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन है, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव है, यानी हर किसी को अधिकार है कि वो एसोसिएशन बना सके, हर किसी को अधिकार है वो कोऑपरेटिव बना सके। इसके अलावा हमारे देश के संविधान का जो आर्टिकल 43 सेक्शन बी है वो भी कोऑपरेटिव्स की बात करता है। पार्ट 9 सेक्शन बी ये भी कोऑपरेटिव की बात करता है। शेड्यूल 7 के स्टेट लिस्ट में एंट्री नंबर जो 32 है वो भी कोऑपरेटिव्स की बात करती है। और हमारे संविधान के 7th शेड्यूल में जो कॉन्करेंट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट में जो एंट्री नंबर 10 है वो ट्रस्ट की बात करता है। और शेड्यूल 7 के कॉन्करेंट लिस्ट में एंट्री नंबर जो 28 है वो बात करता है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस की। सारे आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एनजीओ के बारे में जब क्वेश्चन आता है तो संविधान के 2-3 आर्टिकल्स जहां से आप एनजीओ को रिलेट कर सकते हो तो काफ़ी अच्छा रहता है। अब नेक्स्ट अगर हम एनजीओज के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, अगर यूपीएससी पूछ लेती है कि एनजीओज के कैरेक्टरिस्टिक्स आप बताइए। एनजीओ देखो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है प्राइवेट इंडिविजुअल्स की जो कुछ स्पेसिफिक सोशल प्रिंसिपल्स में विश्वास करती है। फिर से बोलता हूँ, एनजीओ प्राइवेट इंडिविजुअल्स की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्टेन बेसिक सोशल प्रिंसिपल्स में विश्वास करती है। फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंट से संबंधित एनजीओज हैं तो उनको ये लगता है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कास्ट के अगेंस्ट कुछ एनजीओज हैं तो उनको लगता है कास्ट सिस्टम को रिमूव करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सर्टेन बेसिक सोशल प्रिंसिपल्स में
विश्वास करने वाली प्राइवेट इंडिविजुअल्स की एक ऑर्गेनाइजेशन को भी आप एनजीओ कह सकते हो। वो अपनी एक्टिविटीज़ को इस प्रकार से स्ट्रक्चर करते हैं ताकि उन कम्युनिटीज़ को डेवलप किया जा सके जिस कम्युनिटीज़ के लिए वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट, एनजीओ एक सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और नेक्स्ट, जनरली एनजीओ जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड नहीं होते हैं। बाकी तो ये हमने जो फीचर्स डिस्कस किए थे ये सब भी आप कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख सकते हो। जैसे एनजीओज स्टेट से इंडिपेंडेंट होकर काम करते हैं, यूजली एनजीओ एक लीगल एंटिटी होते हैं, एनजीओ वॉलंटरी रूप से काम करते हैं, एनजीओ का अपना एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एनजीओ के पास एबिलिटी होती है रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने की, एनजीओ के पास एक वेल ऑर्गेनाइज्ड अकाउंटिंग और ऑडिटिंग सिस्टम होता है। मतलब एनजीओ में कहाँ से फंड्स आए, कहाँ पे खर्च किए गए, सब कुछ ऑडिट करने का एक उनके पास मैकेनिज्म होता है, सिस्टम होता है। और कंटिन्यूसली एनजीओ अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर करते रहते हैं, इवेल्युएट करते रहते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एनजीओज के। अगर देखो हम डिस्कस करें हमारे देश में एनजीओज का किस प्रकार से एवोल्यूशन हुआ है। आज़ादी से पहले यानी 1947 से पहले जो एनजीओज थे मेनली वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करते थे। जो गांधीयन फिलोसफी थी कि दलितों के उत्थान के लिए काम करो, ये सब काम किया करते थे एनजीओज 1947 से पहले, यानी कंस्ट्रक्टिव वर्क गांधीयन फिलोसफी के अनुसार। 1950 से 1970 के बीच 5 ईयर प्लान का हमारे देश में कंसेप्ट आता है। तो उस समय ज़्यादातर जो एनजीओज थे वो गवर्नमेंट द्वारा फंडेड थे और गवर्नमेंट द्वारा मैनेज थे। फॉर एग्जांपल खादी इंडस्ट्रीज। 1970 से 1990 के बीच सिविल सोसाइटी के लिए स्पेस इंक्रीज होता है, तो बहुत सारे एनजीओज इमर्ज होके आते हैं। उस समय एनजीओ ये हाईलाइट करना स्टार्ट कर देते हैं कि गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम है गरीब लोगों के लिए वो सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तो एनजीओज अपना ही मॉडल प्रेजेंट करते हैं। एनजीओज कहते हैं लोगों की पार्टिसिपेशन से, जनता की पार्टिसिपेशन से जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उनको सफल बनाया जा सकता है। तो एनजीओज ने काम करना स्टार्ट किया एजुकेशन के क्षेत्र में, प्राइमरी हेल्थ केयर के क्षेत्र में, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, स्मॉल इरिगेशन, फॉरेस्ट रीजनरेशन, ट्राइबल डेवलपमेंट, वुमेन डेवलपमेंट, चाइल्ड लेबर, पोल्यूशन, सेफ्टी, इन सब क्षेत्रों में एनजीओज ने काम करना स्टार्ट किया और अपने ही मॉडल से लोगों की पार्टिसिपेशन के साथ। तो रिजल्ट भी सामने आया एनजीओ के मॉडल्स का, और एनजीओ के कई सारे मॉडल्स को सरकार ने अपने प्रोग्राम्स में भी शामिल किया। उसके बाद देखो 1990 से 2005 के बाद इस फेस में एनजीओज ने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पर, माइक्रो क्रेडिट पर, लाइवलीहुड जनरेट करने पर। और सरकार भी एनजीओज की हेल्प लेने लगी प्रोग्राम्स को फॉर्मुलेट करने में और पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने में। तो इस प्रकार से हमने एवोल्यूशन डिस्कस किया एनजीओज का हमारे देश में। ट्रेडिशनली देखो 3 टाइप के एनजीओज होते हैं, ट्रेडिशनल डेवलपमेंट एनजीओज और रिसर्च एनजीओज, और तीसरे नंबर पे एक्टिविस्ट एनजीओज। ट्रेडिशनल डेवलपमेंट एनजीओज की हम बात करें, जो देखो गांव में जाके, लोकल लेवल पे जाके, ट्राइबल एरियाज में जाके डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करते हैं। डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जैसे आदिवासियों के बच्चों को शिक्षा देना, आदिवासियों को हेल्थ केयर की सर्विसेज प्रोवाइड करना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया जाता है बाबा आमटे का। बाबा आमटे ने काफ़ी अच्छा काम किया था सेंट्रल इंडिया में, यानी मध्य प्रदेश में जो लिप्रोसी से पीड़ित पेशेंट्स उनकी ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी अच्छा काम इनके द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार से ट्रेडिशनल डेवलपमेंट एनजीओ एक टाइप है एनजीओ की। उसके बाद दूसरी टाइप है एनजीओ की एक्टिविस्ट एनजीओ। ये देखो अपनी बात मनवाने के लिए एक्टिविज्म शो करते हैं, यानी प्रदर्शन करते हैं, पिटीशन डालते हैं। फॉर एग्जांपल नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा रिवर के ऊपर डैम इस्टेब्लिश किया जा रहा था। तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है, इन्होंने अपना एक्टिविज्म शो किया, धरना प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया, ताकि गवर्नमेंट या तो डैम बनाए ना, अगर डैम बनाती है तो प्रॉपर कंपनसेशन दी जाए, रिहेबिलिटेशन होना चाहिए उन आदिवासियों का जिनका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डैम के बनने से। तो एक्टिविस्ट एनजीओ क्या करते हैं, एक्टिविज्म शो करते हैं अपनी बात को मनवाने के लिए। तीसरे नंबर पे है रिसर्च एनजीओज। रिसर्च एनजीओ तो देखो किसी टॉपिक पर, किसी इशू पर डिटेल से रिसर्च कैरी आउट करते हैं और उस रिसर्च को प्रेजेंट किया जाता है इंडस्ट्रीज़ को या फिर गवर्नमेंट को या फिर दूसरी एजेंसीज़ को, ताकि पब्लिक पॉलिसी को इन्फ्लुएंस किया जा सके। फॉर एग्जांपल सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट
जो कि इन्वायरमेंट रिलेटेड वर्क्स में अपने आप को एंगेज करता है। तो ये हमने टाइप्स डिस्कस किए एनजीओज के। नेक्स्ट देखो हम एनजीओज के रोल के बारे में डिस्कस करते हैं। एनजीओ क्या रोल प्ले कर सकते हैं डेवलपमेंट में। सबसे पहले देखो एनजीओ जो प्रॉब्लम्स जनता फेस करती है उसको हाईलाइट करते हैं सरकार के सामने। सरकार को पता लगता है कि ये प्रॉब्लम है, तो एनजीओ जनता की प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हैं सरकार के सामने। दूसरा, एनजीओ जैसा हमने पहले डिस्कस किया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मोबिलाइजेशन में हेल्प करते हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की सहायता से वुमेन एम्पावरमेंट होता है, रूरल एरियाज में डेवलपमेंट आती है। नेक्स्ट, काफ़ी सारे ऐसे सेक्शंस जो अपने आप को ठीक से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, फॉर एग्जांपल माइनॉरिटीज़ या फिर जो सेक्स वर्कर्स हैं, एलजीबीटी, ये अपने आप को ठीक से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। तो ऐसे सेक्शंस को एक रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड की जाती है, इनके आवाज़ को बुलंद की जाती है एनजीओज के द्वारा। उसके बाद एनजीओ देखो काफ़ी सारे ऐसे सेक्टर्स, फॉर एग्जांपल हेल्थ, कॉटेज इंडस्ट्रीज, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, ह्यूमन राइट्स, इन सभी सेक्टर्स में गवर्नमेंट जो ऑलरेडी स्कीम्स चला रही होती है, गवर्नमेंट के प्रयासों को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाता है एनजीओज के द्वारा। एनजीओज इनोवेशन करते रहते हैं, कैसे बेहतर सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है। सरकार देखो बड़े लेवल पे स्कीम्स चलाती है तो इनोवेशन नहीं हो पाता, एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाता, लेकिन एनजीओ सर्विस डिलीवरी में नए नए इनोवेशन लेके आती हैं और सरकार को भी पता लगता है कि हाँ, ये नया इनोवेशन किया जा सकता है, सर्विस डिलीवरी को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। और इसके अलावा देखो इंस्टीट्यूशंस में जो लूप होल होते हैं, उन लूप होल्स के बारे में भी सरकार को बताया जाता है एनजीओज के द्वारा। फॉर एग्जांपल चाइल्ड लेबर क्यों हो रही है, कोई कानून है तो कानून इफेक्टिव रूप से काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को बताया जाएगा कि कानून में फेरबदल करने की आवश्यकता है, यहाँ पे लूप होल है। और सबसे लास्ट में लीडरशिप रोल भी प्ले किया जाता है ग्रास रूट लेवल पे एनजीओज के द्वारा, मतलब गवर्नमेंट की आंख और कान बन के रहते हैं ग्रास रूट लेवल पे एनजीओज। एनजीओज देखो कई मायने में ज़्यादा प्रोफेशनल हैं एज कंपेरिजन टू पॉलिटिकल पार्टीज या फिर प्रेशर ग्रुप्स, क्योंकि एनजीओज को पावर से कोई लेना देना नहीं होता। पॉलिटिकल पार्टी पावर के पीछे भागती हैं और काफ़ी बार प्रेशर ग्रुप्स भी इनडायरेक्टली पावर चाहती हैं, लेकिन एनजीओ सिर्फ सर्विस को डिलीवर करने में विश्वास रखते हैं। उनका मेन मकसद होता है गरीबों की हेल्प करना, वो पावर के पीछे नहीं भागते हैं। और काफ़ी सारे ऐसे एनजीओज हैं जिन्होंने अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी सामर्थ्य को शो किया है। फॉर एग्जांपल एमनेस्टी इंटरनेशनल, रेड क्रॉस, इन्होंने नोबेल प्राइज़ तक जीता है। यूएन ने भी एनजीओज की कैपेबिलिटी को स्वीकार किया है और काफ़ी सारे जो एनजीओज हैं वो यूएन एजेंसीज के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाई जा सके। एलपीजी ईरा में देखो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इस ईरा में गवर्नमेंट जो है वेलफेयर एक्टिविटीज़ को कम करती जा रही है, तो ऐसे समय में एनजीओज की जो आवश्यकता है वो और भी ज़्यादा महसूस होती है। एजेंट्स एट ग्रास रूट लेवल, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, ग्रास रूट लेवल पे लीडरशिप प्रोवाइड की जाती है एनजीओज के द्वारा और लोगों को मोबिलाइज किया जाता है, उनको एम्पावर करने की दिशा में काम किया जाता है। उसके बाद एजेंट्स ऑफ वॉइसलेस, ये भी हमने डिस्कस किया। प्रोस्टिट्यूट्स हैं, एलजीबीटी हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, एचआईवी विक्टिम्स हैं, इन सभी सेक्शंस की आवाज़ को बुलंद किया जाता है एनजीओज के द्वारा। नेक्स्ट, जहां स्टेट देखो काम करने को तैयार नहीं है वहां पे एनजीओज काम करते हैं। फॉर एग्जांपल कास्ट सिस्टम एक ऐसा इशू है, आमतौर पे गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर करती नहीं है क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है, लेकिन ऐसे इश्यूज में एनजीओ ठीक से काम कर सकते हैं। मतलब वो काम जो स्टेट के द्वारा नहीं किए जाते हैं, स्टेट जो काम करने में इच्छुक नहीं है, वो काम एनजीओज के द्वारा किए जा सकते हैं। एनजीओज इसके अलावा देखो वहाँ काम करते हैं जहाँ पे स्टेट के जो रिसोर्सेज हैं वो अपर्याप्त हैं। फॉर एग्जांपल एजुकेशन और हेल्थ केयर। एजुकेशन में बार बार ये मांग उठती रहती है कि 6% ऑफ जीडीपी सरकार खर्च करे, और हेल्थ सेक्टर में ये बात उठती रहती है कि स्टेट जो है यानी सरकार 2.5% ऑफ जीडीपी खर्च करे, लेकिन इतना सरकार खर्च नहीं कर पाती, रिसोर्सेज की कमी रह जाती है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए एनजीओ काम कर सकते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एनजीओज ने काफ़ी समय तक मांग की थी, तब जाके राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया था। उसके अलावा देखो एनजीओज काम करते हैं ट्राइबल राइट्स के लिए, जैसे पोस्को केस और वेदांता,
ये प्रोजेक्ट्स इस्टाब्लिश होने थे और ट्राइबल राइट्स का हनन हो रहा था, तो एनजीओज ने बात उठाई और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया ट्राइबल्स के पक्ष में। कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं एनजीओज, सोशल एविल्स से लड़ने में काम करते हैं एनजीओज, फॉर एग्जांपल फीमेल फिटिसाइड यानी भ्रूण हत्या। तो ये हमने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, इतने सारे पॉइंट्स हैं कि आपको आधे भी याद रह गए। और एनजीओ के बारे में क्वेश्चन आया है, मतलब क्वेश्चन ये पूछता है कि एनजीओ किस प्रकार से डेवलपमेंट में रोल प्ले कर सकते हैं या फिर किस प्रकार से एनजीओज ने डेवलपमेंट में रोल प्ले किया है। तो जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं आधे भी आपने वहां पे लिख दिए, तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे उस क्वेश्चन में। आगे देखो, स्पेसिफिकली अगर यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में एनजीओज का क्या रोल है, तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। क्लाइमेट चेंज, प्रोटेक्शन ऑफ प्रिस्टाइन फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ मैरीन लाइफ एंड डाइवर्सिटी, अगेंस्ट वेलिंग, अगेंस्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग और प्रिवेंशन ऑफ न्यूक्लियर थ्रेट्स टू वाइल्ड लाइफ, एलिमिनेशन ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल टॉक्सिक वेस्ट। तो इन सब इश्यूज पर एनजीओज के द्वारा अच्छा काम किया गया है। हमारे देश में कुछ फेमस और मेजर इन्वायरमेंटल एनजीओज की हम बात करें, ग्रीन पीस, WWF, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, डेवलपमेंट अल्टरनेटिव ग्रुप, द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, द सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट। एग्जाम्पल्स आपको लिखना हो तो लिख सकते हो। अब नेक्स्ट देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनजीओ से संबंधित पॉजिटिव पॉइंट्स ही हैं, एनजीओ से संबंधित नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। एनजीओ पे आरोप लगता है कि वो पीआईएल इंडस्ट्री चलाते हैं, यानी मान लीजिए गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट इस्टाब्लिश कर रही है और प्रोजेक्ट से कुछ ट्राइबल लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट उन ट्राइबल लोगों को ऑलरेडी अच्छी खासी कंपनसेशन दे रही है, लेकिन फिर भी एनजीओज क्या करते हैं, उकसा देते हैं कि नहीं आपको और ज़्यादा कंपनसेशन मिलनी चाहिए। पीआईएल फाइल कर दी जाती है कोर्ट में, तो वो प्रोजेक्ट रुक जाता है। प्रोजेक्ट रुक जाता है तो डेवलपमेंट के काम में काफ़ी बाधा पहुंचती है। काफ़ी बार ऐसा आरोप लगता है एनजीओज पे कि वो फर्जी एफिडेविट फाइल कर देते हैं, फर्जी पीआईएल फाइल कर देते हैं। नेक्स्ट है हार्मिंग इंटरनल सिक्योरिटी। बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं जो नक्सलाइट्स के साथ, इंसर्जेंट्स के साथ सहानुभूति रखते हैं। तो यहाँ पे विषय ये उठ जाता है ह्यूमन राइट्स वर्सेस इंटरनल सिक्योरिटी। जैसे बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं जो कश्मीर में जो स्टोन पेल्टर्स हैं उनके प्रति सहानुभूति रख लेते हैं। तो यहाँ पे एक एथिकल इशू आ जाता है, इंटरनल सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर ह्यूमन राइट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एनिमल राइट्स और ह्यूमन राइट्स। पैटा जैसी जो संस्थाएं हैं वो एनिमल राइट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं, लेकिन इस प्रकार के एनजीओज की एक्टिविटीज़ की वजह से ह्यूमन बींग्स को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, इनकन्वीनियंस का सामना करना पड़ता है। तो ये 4-5 पॉइंट्स हैं जिनकी सहायता से ये कहा जाता है कि एनजीओज बहुत बार डेवलपमेंट के काम में बाधा पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे देखो, मैं आपको एक केस स्टडी देता हूँ। ग्रीन पीस एक एनजीओज पे आरोप लगे कि मध्य प्रदेश में कोल माइनिंग का काम जहाँ पे चल रहा था, उन्होंने उकसाया लोकल लोगों को कि आप विरोध कीजिए कोल माइनिंग का। गवर्नमेंट ने बाद में बताया था कि ग्रीन पीस एनजीओ को फॉरेन से सिर्फ इसलिए पैसा मिल रहा है कि वो कोल माइनिंग के काम को रोके। मकसद ये था, वो फॉरेन का एनजीओ ये चाहता था कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ जो यूरेनियम की डील साइन करने वाली है वो जल्द ही साइन करें, क्योंकि देखो अगर कोल माइनिंग का काम रुक जाएगा तो इंडिया को महसूस होगा कि हाँ, कोल पे डिपेंड नहीं हुआ जा सकता, यूरेनियम चाहिए न्यूक्लियर प्लांट्स को चलाने के लिए। तो इंडिया जल्दबाजी करेगा ऑस्ट्रेलिया के साथ न्यूक्लियर डील करने में। तो इस प्रकार से काफ़ी बार एनजीओज जो हैं वो फॉरेन एजेंडा चलाते हैं हमारे देश में। इवन इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उस समय काफ़ी बार आरोप लगता रहता था कि एनजीओज देश में इंस्टेबिलिटी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज भी इस प्रकार के आरोप लगते हैं कई सारे एनजीओज पे कि वो विदेशों से पैसा लेके हमारे देश में अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश करते हैं या फिर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को बाधा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब देखो, हम कुछ ऐसी समस्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे जो एनजीओज के द्वारा फेस की जाती है। सबसे पहले लैक ऑफ फंड्स। एनजीओज के पास देखो फंड्स की बहुत कमी होती है। सरकार तो बहुत कम फंड्स प्रोवाइड करती भी है तो बहुत थोड़ा देती है, सिलेक्टेड एनजीओज को देती है, तो इसलिए उनके पास फंड्स नहीं होते। दूसरा, इनएडिक्वेट ट्रेंड पर्सनल। देखो, एनजीओज अच्छा काम तभी कर पाएंगे जब स्किल्ड लोग और प्रोफेशनल लोग एनजीओज को ज्वाइन करें, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि एनजीओज में जो लोग होते हैं
वो ट्रेन नहीं होते, उनके पास स्किल्स नहीं होती, इसलिए वो ठीक से काम नहीं कर पाते। तीसरा, मिस यूज ऑफ फंड्स। बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि एनजीओ के जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं, एनजीओ के अंदर बड़े अधिकारी, बड़े पदों पर बैठे जो लोग होते हैं, वो पैसों का बहुत ज़्यादा मिसयूज कर लेते हैं। करप्शन कर दिया या फिर बेकार की चीज़ों में पैसा खर्च कर दिया, जो एनजीओ का मकसद था उस मकसद पे पैसा नहीं खर्च किया गया, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट, इनइक्वालिटी इन रूरल एरियाज। देखो, एनजीओ जो हैं अर्बन एरियाज में ज़्यादा देखने को मिलते हैं और आवश्यकता ज़्यादा एनजीओज की होती है रूरल एरियाज में। उसके बाद नेक्स्ट है लैक ऑफ वॉलंटरिज्म और सोशल वर्क अमंग यूथ। देखो, आज के समय में यूथ में सोशल वर्क की जो भावना है वो कम हो रही है। तो वैसे एनजीओज की जो संख्या है वो बढ़ रही है, लेकिन नाम के एनजीओज हैं, बस रजिस्टर करवा दिया, एक्टिविटी कुछ नहीं की जा रही है। तो वॉलंटरिज्म कम हो रहा है यूथ में, यानी समाज के लिए कुछ करने की भावना कम हो रही है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। काफ़ी बार देखो ऐसा देखने को मिलता है, गवर्नमेंट फंड देती है एनजीओ को, इसलिए गवर्नमेंट इंटरफेयर भी करती है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में खास करके लोकल पॉलिटिशियंस या फिर सिविक लीडर्स एनजीओ के कामकाज में बाधा पहुंचाने का काम करते हैं। अगर कुछ और हम बात करें एनजीओज की, और कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना एनजीओज को करना पड़ता है। कुछ एनजीओज को गवर्नमेंट के द्वारा जानबूझ के टारगेट किया जाता है, एनजीओज के वर्कर्स को फर्जी केसेस में गिरफ्तार करवा दिया जाता है, क्योंकि वो एनजीओज सरकार के एजेंडे के विरुद्ध काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा एनजीओज की प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा अनइवन है। ये तो हमने डिस्कस किया कि अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा है, रूरल एरियाज़ में कम है, लेकिन कुछ स्टेट्स में एनजीओज काफ़ी ज़्यादा हैं, कुछ स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा कम हैं। और ऐसी लोकेशंस जो सुर्खियों में रहती हैं, वहाँ पे एनजीओज ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं ताकि हाईलाइट कर सकें अपने काम को और ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स हासिल कर सकें। उसके बाद देखो, एनजीओज के पास लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी नहीं होती। थोड़े समय के लिए इंटरवेंशन किया, बस उसके बाद अपना काम बंद कर दिया, तो रियल जो इफेक्ट आना चाहिए वो रियल इफेक्ट नहीं आ पाता। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए एनजीओ काम नहीं कर पाते। एनजीओज में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं देखने को मिलती, मतलब कहाँ पैसा खर्च किया, क्यों किया, कोई जवाबदेही तो होनी चाहिए ना। कोई जवाबदेही बहुत बार नहीं देखने को मिलती, और कोऑर्डिनेशन भी नहीं देखने को मिलता। बहुत बार ऐसा होता है कि एक जगह पे एक ही काम को काफ़ी सारे एनजीओज कर रहे हैं, तो वो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो जाता है। तो आपस में कोऑर्डिनेशन हो तो ज़्यादा इफेक्टिव रूप से काम कर सकते हैं एनजीओज। नेक्स्ट है लिमिटेड आउटरीच। देखो, एनजीओज की जो आउटरीच है लिमिटेड ही रहती है, मतलब उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, रिसोर्सेज नहीं होते, इसलिए बहुत लिमिटेड एरिया में वो काम कर सकते हैं। बड़े लेवल पे एनजीओज काम नहीं कर पाते हैं। कुछ ही एनजीओज हैं जो बहुत बड़े स्केल पे काम कर पाते हैं। तो ये हमने प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया, एनजीओज के द्वारा कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। लास्ट में देखो, हम कुछ रिसेंट इश्यूज की बात करते हैं। पिछले कुछ सालों में इंडिया में एनजीओ सेक्टर में बहुत ज़्यादा बूम आया है। जैसे मैंने आपको बताया, एनजीओज की संख्या बड़ी है, लेकिन ट्रू मायनों में वो लोग जो रियल में पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना चाहते हैं, लोगों की संख्या कम हुई है। लोग एनजीओज को रजिस्टर करवा देते हैं, बस एक पर्सन कई सारे एनजीओज को रजिस्टर करवा देता है, लेकिन वो बस इनएक्टिव पड़े रहते हैं और उनका इस्तेमाल काफ़ी बार किया जाता है ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए और दूसरी इलीगल कामों के लिए। एक आंकड़े के अनुसार हमारे देश में अभी फिलहाल एक एनजीओ है 600 सिटीजन्स के पीछे। सुप्रीम कोर्ट में इस संदर्भ में एक पीआईएल फाइल की गई थी कि एनजीओज की जवाबदेही तय की जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया कि आप चेक कीजिए किस प्रकार से हमारे देश में एनजीओज के द्वारा गड़बड़ियाँ की जा रही हैं। तो सीबीआई ने अपने रिप्लाई में सुप्रीम कोर्ट को कहा, देखो 30 लाख एनजीओज या फिर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस जो पब्लिक फंड्स को रिसीव करती हैं, वो ये नहीं एक्सप्लेन कर सकी हैं कि कहाँ से उन्हें फ़ंड हासिल हुआ और कहाँ पे उन्होंने अपने फ़ंड को खर्च किया। बस काइंड ऑफ डेटा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एसेंस याद रख लीजिए। मतलब बहुत सारे एनजीओज ऐसे हैं जो सही मायनों में एक्सप्लेन नहीं कर पाते सही ढंग से कि उन्होंने अपने फ़ंड को खर्च कहाँ पे किया है। वही पॉइंट है मिसयूज ऑफ फंड्स वाला। एक पीआईएल फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसने दावा किया हमारे देश में अधिकतर एनजीओज ऐसे हैं जिनमें कोई ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म नहीं है फंडिंग को मॉनिटर करने के लिए। और एक सीबीआई की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया
कि 32 लाख एनजीओज में से 10% एनजीओ सिर्फ ऐसे हैं जो एनुअल बेसिस पे इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं, यानी इनकम अपनी डिक्लेयर करते हैं एनुअल बेसिस पे और एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट्स को डिक्लेयर करते हैं। आईबी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि एनजीओज डेवलपमेंट में बाधा पहुंचाने का काम करते हैं और एनजीओज की वजह से देश की जीडीपी को हर साल 2 से 3% तक का नुकसान हो जाता है। जैसे बहुत से एनजीओज ऐसे हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो होती हैं उनके खिलाफ काम करते हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स के खिलाफ काम करते हैं, कोल माइनिंग के खिलाफ काम करते हैं। तो इन सब चीज़ों से डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ प्रभावित हो जाती हैं और हमारे देश की जीडीपी को नुकसान पहुंचता है। जो एग्जांपल मैंने आपको दिया था ग्रीन पीस एनजीओ वाला, कोल माइनिंग के खिलाफ उन्होंने जानबूझ के प्रोटेस्ट करवाया ताकि इंडिया यूरेनियम डील को साइन कर ले ऑस्ट्रेलिया के साथ। अब लास्ट में हम कुछ सजेशंस डिस्कस करते हैं एनजीओज की वर्किंग्स को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। देखो, प्रॉब्लम्स हमें पता है तो सॉल्यूशन तो हम दे सकते हैं। एनजीओज को ग्रांट्स आसानी से मिल जाए, इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को थोड़ा कम स्ट्रिक्ट बनाना चाहिए गवर्नमेंट को, और इसी के साथ कमीशंस भी अपॉइंट करने चाहिए और कमेटीज़ भी अपॉइंट करनी चाहिए ताकि एनजीओज में अगर कुछ मिसयूज़ होता है फंड्स का तो उसे पकड़ा जा सके। यूनिवर्सिटीज़ से यंग ग्रेजुएट्स को आगे आना चाहिए और उनको एनजीओज में अट्रैक्ट करने के लिए पब्लिक सेमिनार्स, मीटिंग्स ये सब ऑर्गेनाइज की जा सकती हैं। लोकल मीडिया की सहायता से एडवर्टाइज किया जा सकता है कि एनजीओज के लिए पैशनेट यूथ की आवश्यकता है ताकि पब्लिक वेलफेयर के लिए काम किया जा सके और गरीब लोगों के उत्थान के लिए काम किया जा सके। नेक्स्ट, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स, इनको भी एनजीओज के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए ताकि एनजीओज कैंपसेस में इंटरव्यू कर सकें यंग ग्रेजुएट्स को हायर करने के लिए। एनएसएस और एनसीसी, इनको भी स्टूडेंट्स को एनकरेज करना चाहिए कि वो भी बचपन से ही वॉलंटरिज्म करें, यानी एनजीओ जैसी संस्थाओं की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। हमारे देश में देखो ऑलमोस्ट 65% पॉपुलेशन गांव में रहती है, इसलिए आवश्यकता ज़्यादा है कि एनजीओ गांव में ज़्यादा ऑपरेट करें। शहरों में एनजीओज ज़्यादा देखने को मिलते हैं और गांव के यूथ को भी मोटिवेट करने की आवश्यकता है कि वो भी गांव में जो एनजीओज की एक्टिविटी होती हैं उन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। एनजीओज को अपनी सर्विस में हाई स्टैंडर्ड को मेंटेन करने की आवश्यकता है और एनजीओज के लिए, एनजीओज में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उनके लिए पे स्केल, अलाउंसेस ये भी इंप्रूव होना चाहिए। एनजीओज बेहतर टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करें, फॉर एग्जांपल इंटरनेट वेबसाइट्स, फंड्स को रेज करने के लिए भी और अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को एडवर्टाइज करने के लिए भी। उसके बाद एनजीओज के वर्कर्स के लिए, चूंकि हमने डिस्कस किया था कि काफ़ी बार प्रोफेशनल वर्कर्स नहीं होते, एनजीओ के ट्रेन नहीं होते, तो उनके लिए शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जा सकता है, लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। और इसके अलावा देखो एनजीओज काफ़ी बार देखो गवर्नमेंट से फंड प्रोवाइड करती हैं तो गवर्नमेंट पे उनकी पूरी तरह से डिपेंडेंसी हो जाती है, इसलिए एनजीओज को अपनी जो डिपेंडेंसी है गवर्नमेंट से डाइवर्सिफाई करने की आवश्यकता है ताकि वो पूरी तरह से गवर्नमेंट पे डिपेंड ना हो और गवर्नमेंट उनकी गतिविधियों में इंटरवेंशन ना करे, इंटरफेरेंस ना करें। नेक्स्ट देखो, डोनर एजेंसीज को भी एक एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए कि वो सर्वे करें कहाँ पे डेवलपमेंट संबंधित प्रोजेक्ट चलाया जा सकता है और कौन सा एनजीओ उपयुक्त होगा उस डेवलपमेंट संबंधित प्रोजेक्ट को चलाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, एनजीओज को देखो ये भी समझने की आवश्यकता है आज के समय में डोनर एजेंसीज सिर्फ वाइबल प्रोजेक्ट्स को ही फंड देने के लिए तैयार हैं। पहले क्या हुआ करता था, डोनर एजेंसीज अंधाधुंध डोनेट किया करती थी एनजीओज को, लेकिन आजकल जो डोनर एजेंसीज हैं वो सोच समझ के पैसा देती हैं एनजीओज को, तो एनजीओज को भी सोच समझ के पैसा को खर्च करना चाहिए ताकि प्रोजेक्ट्स को सफल बनाया जा सके। सबसे लास्ट में, एनजीओज की एक्टिविटीज़ की प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए ताकि एनजीओज जो हैं वो अकाउंटेबल रहें डोनर्स के प्रति, यानी जिनसे उन्होंने पैसा लिया है उनके उद्देश्य को वो पूरा कर सकें और ऐसा ना हो कि वो फंड्स का मिसयूज करें, करप्शन बहुत ज़्यादा हो, बड़े पदों पर जो लोग बैठे हैं वो अपने प्रमोशन के लिए एनजीओज का इस्तेमाल करें। हाँ, एक पॉइंट वैसे आप ये भी लिख सकते हो एनजीओज की समस्या में, बहुत बार देखो ऐसा होता है कि एनजीओ में जो बड़े पदों पर बैठे लोग होते हैं वो एनजीओज की गतिविधियों को इस्तेमाल करते हैं खुद के प्रमोशन के लिए, मतलब अपने आप को हाईलाइट करने के लिए। ज़्यादा पैसा एनजीओज में इन्वेस्ट नहीं होता, ज़्यादा पैसा खुद के प्रमोशन के लिए खर्च कर दिया जाता है, एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्च कर दिया जाता है, तो ये भी काइंड ऑफ मिसयूज ऑफ मनी है। कंक्लूजन में देखो ये कहा जा सकता है, ग्लोबलाइजेशन के बाद
बहुत से एरियाज ऐसे हैं जहां पर कॉन्शियसनेस तो आ रही है कि मार्जिनलाइज सेक्शंस को अपलिफ्ट करने की आवश्यकता है, लेकिन गवर्नमेंट की कैपेसिटी अभी भी नहीं है कि वो मार्जिनलाइज सेक्शंस को अपलिफ्ट कर सके। तो ऐसी सिचुएशन में जो एनजीओज हैं, उन एनजीओज का रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। उन एनजीओज का रोल गवर्नमेंट के कॉम्प्लीमेंट्री भी है, सप्लीमेंट्री भी है। मतलब जहां पे गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है वहां पे एनजीओज के द्वारा डेवलपमेंट लाया जा सकता है, मार्जिनलाइज सेक्शंस के लिए काम किया जा सकता है। और जहां पे गवर्नमेंट के प्रयास अपर्याप्त हैं, इनएडुकेट हैं, वहां पे गवर्नमेंट के प्रयासों को मजबूती प्रदान की जा सकती है एनजीओज के द्वारा। तो ये हमने पूरा टॉपिक डिस्कस किया एनजीओज के बारे में। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।